हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक तरह के हेड इंजरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमनली आपको सुनने को मिलता है। वो है सबड्यूरल हिमाटोमा, यानी कि एसटीएच के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से पूरे डिटेल में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबड्यूरल हिमाटोमा इज़ अ सीरियस कंडीशन वेयर कलेक्शन ऑफ ब्लड एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्कल बट आउटसाइड द ब्रेन। यानी ये जो एसटीएच है वो एक तरह का बहुत ही सीरियस कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है अगर उसका इलाज ना करवाया गया तो। इसमें क्या होता है कि खून का जमाव होता है, खून के थक्के बनने लगते हैं, खून बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है हमारे जो दिमाग है, जो ब्रेन है उसके बाहर। लेकिन हमारे सिर के ऊपर एक हड्डी आपको होती है फील, उस हड्डी के अंदर यानी स्कल के अंदर और ब्रेन के बाहर हमारा जो है इसमें ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सबड्यूरल हिमाटोमा कैन बी अ मेडिकल इमरजेंसी। ये एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी है, यानी तुरंत इसके लिए सर्जरी या फिर कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। इट्स यूजुअली कॉज्ड बाय अ हेड इंजरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बर्स्ट ब्लड वेजल्स। यानी कि ये किसके कारण होता है, बहुत ही तेज़ कहीं से चोट लगा, हेड इंजरी हो गई और अंदर के जो भी ब्लड वेजल्स थे, जो भी आर्टरी वेन नर्व्स वगैरह थे वो डैमेज हो गए हैं, रप्चर हो गए, फट गए हैं, जिसके चलते ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। दिस कैन कॉज पुल्ड ब्लड टू पुश ऑन द ब्रेन। ये क्या करता है कि जो भी ब्लड है उसको ब्रेन के पास पहुंचा देता है, ब्रेन के अंदर तो नहीं जाता लेकिन ब्रेन के बाहर ही प्रेशर क्रिएट करने लगता है जमा होके। एज, ब्लड थिनिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज इंक्रीज रिस्क। यानी रिस्क किस में ज़्यादा है कि सबड्यूरल हिमाटोमा हो जाएगा चोट लगने के बाद। तो इसमें है एज, जिसका उम्र ज़्यादा होगा। अगर कोई खून पतला करने वाला दवा खा रहे हैं तो उनमें हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि कारण क्या है। तो सबड्यूरल हिमाटोमाज आर यूजुअली कॉज्ड बाय अ हेड इंजरी। हेड इंजरी यानी सिर पे चोट लग गई है बहुत तेज़, तो उसके कारण एसटीएच बन सकता है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि अगर एसटीएच होगा तो किस तरह के सीटी स्कैन में रिपोर्ट दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइड में इसके लिए सीटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं और रिपोर्ट में कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, जैसा रेड एरो करके दिखाया हुआ है ना, उसी तरीके का इम्प्रेशन बनता है। Head injuries that cause subdural hematomas are often severe, such as from a car crash, fall और violent assault। यानी कि अगर किसी को कार से कार टकरा गया, बाइक से कार टकरा गया, बाइक से बाइक टकरा गया और बहुत तेज़ चोट लग गई है, अचानक से कोई एकदम तेज़ से गिर गया है, किसी को बहुत तेज़ धक्का लग गया है, तो इस कंडीशन में एसटीएच बनने के चांस होती है, सिर में चोट लगने यानी हेड इंजरी होने के चांस होती है। माइनर बम्प्स टू द हेड कैन ऑल्सो लीड टू सबड्यूरल हिमाटोमा इन अ फ्यू केस। अगर किसी को छोटा चोट लग गया और ऊपर से बम्प यानी होता है ना कि एकदम से टेटन उठ जाता है, ऊपर से ऐसे स्वेलिंग सब मोटा सा दिखता है, तो वो जो है बाद में सबड्यूरल हिमाटोमा क्रिएट कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप, यानी कि सबड्यूरल हिमाटोमा कितने प्रकार के होते हैं। एक्यूट सबड्यूरल हिमाटोमाज यूजुअली अपीयर विद इन 72 आवर्स ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट। यानी जो एक्यूट होता है यानी कम समय में वो दिखने लगेगा, यानी 72 घंटे में वो लक्षण दिखा देगा। अगर किसी को चोट लगी है तो 72 घंटे के अंदर लक्षण आ जाएंगे, ये दिक्कत होने लगेगा मरीज को। तो वो हो गया एक्यूट सबड्यूरल हिमाटोमा। सब एक्यूट में क्या होता है कि इसमें 3 से 7 दिन के अंदर, यानी चोट लगा उसके 3 से 7 दिन के अंदर लक्षण आएंगे, दिखने लगेगा कि सबड्यूरल हिमाटोमा हो गया मरीज को। क्रॉनिक में क्या है कि दिस टाइप ऑफ हिमाटोमा इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, जिनका एज हो गया है 60+, 50+ हो गए हैं जो, तो उनमें क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा होती हैं एसटीएच होने की। ब्लीडिंग बहुत ही धीरे धीरे होगा, लक्षण भी नहीं आएंगे, और ये कब तक होगा, लगभग 1 सप्ताह से 1 महीने तक हो सकता है। ठीक है। 1 महीने तक जब ऐसा चलते रहेगा लक्षण आएंगे लेट से 1 महीने के अंदर, तो वो हो गया क्रॉनिक। सबड्यूरल हिमाटोमाज अगर इन अप टू 25% ऑफ पीपल विद हेड इंजरी। यानी अगर किसी को चोट लगा है तो चोट लगने में 25% चांसेज होती हैं कि मरीज को एसटीएच होगा। ठीक है। यानी एसटीएच कितने 100% में, अगर 100% मरीज को हेड इंजरी हो रखी है तो 25% मरीज को एसटीएच हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो साइन एंड सिम्टम्स, यानी क्या क्या लक्षण आएंगे।
तो सबसे पहला है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी क्या होगा कि मरीज़ बेहोश हो जाएगा, या फिर फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी थोड़ा सा होश में आएगा, आँख खोले देखे, फिर बेहोश हो जाए, फिर होश आए, फिर बेहोश हो जाए, तो इस तरीके से वो फ्लक्चुएट करेगा। इरिटेबिलिटी, और फिर इरिटेबिलिटी हो गया, सीजर्स हो गए, पेन हो गया, नंबनेस हो गया, हेडेक हो गया, डिजीनेस, एमनेशिया, एनोरेक्जिया, वीकनेस, लिदार्गी, पर्सनालिटी चेंज, इनएबिलिटी टू स्पीक और स्लर्ड स्पीच, इतने सारे हैं। तो क्या होगा कि बहुत इरिटेशन होगा मरीज को, सीजर्स यानी झटके आ सकते हैं, बहुत दर्द महसूस होगा, नंबनेस यानी शरीर के कुछ हिस्से में सुन्नपन महसूस हो सकता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा लगातार या फिर रह रह के दर्द होगा, डिजीनेस यानी चक्कर सा महसूस होगा, कमजोरी सा महसूस होगा, आपको भूलने का बीमारी कहते हैं जिसको एमनेशिया, यानी कि आप जो है कुछ आपको याद नहीं रहेगा कुछ समय के लिए, भूख भी नहीं लगेगा, बहुत कमज़ोरी महसूस होगा, आलस महसूस होगा, आपके पर्सनालिटी में चेंजेज आ सकते हैं, आपके बोलने के तरीके में चेंज आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, यानी कौन कौन सी जांचें करवाएंगे तो पता चलेगा कि STH मरीज को हो रखा है। तो सबसे पहले CT स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है, वो करवा लेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैन करवा लेते हैं सिर का। GCS से हम लोग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, जिसमें हाईएस्ट स्कोर मैक्सिमम जो होता है 15 होता है, मिनिमम 3 होता है। आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं, एक्सरे भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 जो हैं डायग्नोसिस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी और क्या हो सकता है इस STH के कारण, या फिर STH होगा तो और क्या क्या मरीज़ में हम लोग को डायग्नोस करना होता है। तो सबसे पहले EDH का पता लगाना होगा, क्योंकि ब्लड वेसल रप्चर हुआ है तो वो अंदर हुआ है तो बाहर भी हो सकता है, तो EDH का पता लगाना होगा। सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज या इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉनिक STH बन सकता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है, ट्यूमर या फिर वहाँ पे पस कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मेनिंजेज में बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लामेशन कर सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है मरीज को, तो डिमेंशिया, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ट्यूमर बन सकता है, पस कलेक्शन हो सकता है, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा हो सकता है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है। तो इतने तरह की दिक्कतें मरीज को हो सकती हैं, तो ये सब भी डायग्नोस करना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट। कोई बीमारी होती है तो उसको मैनेज किया जाता है, तो अब इसको कैसे इलाज करना है, इसका कैसे मैनेज करना है। तो पहला है क्रेनियोटमी। A large section of the skull is removed, the clot is lifted out and the skull plate returns to its original position. This is most frequent method for acute STH. यानी कि अगर 72 घंटे के अंदर आपको पता लग जाता है कि STH है मरीज को, सबड्यूरल हिमाटोमा है, तो उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। उसके लिए सबसे कॉमन सर्जरी जो है, सबसे कॉमन ऑपरेशन जो है वो है क्रेनियोटमी। क्रेनियोटमी में क्या करते हैं कि पहले इंसिजन लगाएंगे, ठीक है, फिर ड्रिल से होल करके और स्कल प्लेट को अलग निकाल देंगे। स्कल प्लेट का मतलब है हमारी जो दिमाग की हड्डी है जो कि रक्षा करती है दिमाग की, तो उस हड्डी को काट के निकाल देंगे। जहाँ पे हीमाटोमा बना है, जहाँ ब्लड कलेक्शन हुआ है, उतने ही एरिया के स्कल प्लेट को निकालेंगे। फिर जो भी क्लॉट थक्के बन गए हैं बहुत सारे, उसको निकाल लेंगे। उसके बाद उस स्कल प्लेट को फिर से उसी जगह पे रख देंगे और फिर सूचरिंग करके क्लोजर कर देंगे बढ़िया से। नेक्स्ट बर होल्स। इसमें क्या किया जाता है कि अ स्मॉल होल इज़ ड्रिल्ड into the skull and a tube is inserted through the hole to help drain the hematoma. इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। छोटा होल कर दिए ड्रिल मशीन से, जैसे आप दीवार पे छेद करते हैं उसी तरीके से कुछ हमारे दिमाग के हड्डी में भी छेद किया जाता है। छेद कर दिए, उसमें एक ड्रेन डाल देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, जिससे कि एक थैली में सब जमा होते जाता है। जो भी ब्लड कलेक्शन हुआ है, जो भी थक्के बने हैं, वो सब निकल के वहाँ जमा हो जाते हैं। तो दिमाग जो है वहाँ जो थक्के बने हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्रेनिएक्टमी। इसमें क्या होता है कि अ टाइप ऑफ मेजर ब्रेन सर्जरी वेयर अ सर्जन रिमूव्स पार्ट ऑफ योर स्कल टू असिस्ट योर ब्रेन। योर सर्जन डज नॉट रिप्लेस योर स्कल प्लेट ड्यूरिंग दिस प्रोसीडर। अ फॉलो प्रोसीडर कॉल्ड अ क्रेनियोप्लास्टी रिप्लेसेस द रिमूव्ड पीस ऑफ योर स्कल प्लेट एट अनदर टाइम। ये बहुत ही बड़ी ऑपरेशन है, बहुत बड़ी ऑपरेशन मानी जाती है, क्योंकि इसमें 2 बार ऑपरेशन होता है। पहला क्या है कि आप जो है इंसिजन लगाएं, फिर जो है स्कल प्लेट को निकाल दिए ड्रिल करके, और स्कल प्लेट जो है नहीं, जो दिमाग की हड्डी है उसको निकाल दिए।
फिर जो भी अंदर दिक्कत है, यानी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है क्या कहते हैं हिमाटोमा जो है इकट्ठा हो गया था, तो ये सारी दिक्कतें हो गई हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में स्कल प्लेट को हम लोग ऑपरेशन करने के बाद दोबारा रखते नहीं हैं। स्कल प्लेट को दिमाग में ना रख के हम कहाँ रखते हैं, तो पेट में रख देते हैं। पेट में सुरक्षित रख दिए और वही 6 महीने के बाद क्या करते हैं कि फिर से ऑपरेशन करते हैं। और फिर से ऑपरेशन जब करते हैं तो वो जो दिमाग की हड्डी पेट में रखी थी उसको फिर से दिमाग के ऊपर रक्षा करने के लिए वहाँ पे सेट कर दिया जाता है और इस ऑपरेशन को क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, जब 6 महीने बाद फिर से वो जो प्लेट था आपका जो पेट में रखा हुआ था हड्डी, वो आपका फिर से सिर में लगाते हैं, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। यानी क्रेनियक्टमी कर दिए, तो क्रेनियक्टमी के बाद क्रेनियोप्लास्टी भी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि अगर ऑपरेशन नहीं होता है या फिर ऑपरेशन होता है तो उसके बाद क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पहला है ब्रेन हर्निएशन, यानी हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा जो कि मरीज़ का डेथ का कारण भी बन सकता है, मरीज़ की जान भी जा सकती है और मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट सिम्टम्स सच एज मेमोरी लॉस, डिजीनेस, हेडेक एंड एंग्जाइटी एंड डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग। यानी क्या होता है मरीज़ को कि हो सकता है वो भूल जाए सारी बातें, हो सकता है उसे चक्कर है, बहुत तेज सिर दर्द हो रह के हो या लगातार सिर दर्द हो, बहुत ही उसे चिंता होगी, बहुत टेंशन होगा अपने लिए या फिर कुछ भी वो सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। झटके भी आ सकते हैं, यानी सीजर्स आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म और परमानेंट वीकनेस, नंबनेस, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, यानी उन्हें बोलने में दिक्कत होगी, बहुत कमज़ोरी महसूस होगी शरीर में, या फिर कुछ समय के लिए पैरालिसिस भी हो सकता है, या फिर उनका शरीर सुन्न भी पड़ सकता है। उन्हें बहुत थकान होगी, कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत चिंता होगा, बहुत शरीर में बदलाव होगा, पर्सनैलिटी चेंजेज हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। तो इसी तरीके से ये छोटा सा वीडियो था जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक